बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरान होता क्या है, बहरान का असर क्या होता है, बहरान किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद करता है, किस तरीके से मुतासिर करता है, दुरुस्त माने में अब पता लगा है। सियासी बहरान है। सियासी बहरान से मुराद ये है कि मुल्क में इस वक्त सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। सियासी मामला जो है वो महाजराई की तरफ चले गए हैं, सड़कों के ऊपर तय करने की बात हो रही है। माशी बहरान है। IMF कर्ज नहीं देना चाहता, IMF बात नहीं करना चाहता, IMF यकीन दहानियाँ चाहता है और यकीन दहानियाँ अभी तक मिली नहीं है। महंगाई जो है वो बुलंदतरीन शरह के ऊपर पहुंच गई है। और अब खास तौर पर देखा जाए तो एक अदालती बहरान है। अदालती बहरान ऐसा है कि बेंच नहीं बन पा रहा, फुल कोर्ट की अपील मुस्तरद कर दी गई है। अदालत के अंदर जजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते, एक दूसरे के खिलाफ नोट लिख रहे हैं जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि हमसे पूछे बगैर यहाँ पर फैसले हो रहे हैं, हमारी राय लिए बगैर ओपन कोर्ट के अंदर फैसले लिखवाए नहीं गए और बाद में हमसे पूछा नहीं गया। इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। मामला आखिर जाकर कहाँ पर थमेगा, ये बहरान कब कम होगा, लोगों को रिलीफ कब मिलेगा, माशी मामले का हो या फिर सियासी के बाद अब अदालती मामले का हो, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मारूफ कानूनदान है। इसके साथ साथ हसन अयूब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रिपोर्टर हैं ARY के। और इसके साथ साथ अदालती मामला, पार्लिमानी मामला, सियासी मामला, तमाम ही चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ होंगे अहमद बिलाल महबूब साहब। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी हो रही है, गुफ्तगू उनसे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके वक्त का, हसन अयूब साहब आपके भी वक्त का। अजहर सिद्दीक साहब आप ही से शुरू करूंगा। आखिर मामला बंदियाल साहब को प्रॉब्लम आखिर कहां पर आ रही है कि वो फुल कोर्ट नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हर बंदा सवाल कर रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपील कर दी, अटॉर्नी जनरल कहते रहे, हुकूमत कह रही है, इमरान खान साहब ने कह दिया कि अगर फुल कोर्ट बने या जो है वो 5 रुकनी बेंच हो, 3 रुकनी बेंच हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब फुल कोर्ट पे एतराज किसी को नहीं है तो फिर कोर्ट को क्या आखिर प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि आ रहे हैं फुल कोर्ट और बन नहीं पा रहा? बहुत शुक्रिया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमां पर कम निकले। ये ख्वाहिशात पे तो नहीं काम है चलते ऐसे। ये फुल कोर्ट में पिछले अगर आप 1 साल से देख रहे हैं, हर केस में फुल कोर्ट, पता नहीं ऐसे जैसे कोई फुल कोर्ट खेलना है। भाई बात बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पर एक सिंगल जज फैसला दे दे, यानी पंजाब के इलेक्शन का फैसला जस्टिस जवाद हसन ने दिया और उन्होंने करवाने का दिया था। यानी हम जो फुल कोर्ट की तरफ जाने की बातें कर रहे हैं, क्या फुल कोर्ट में करना क्या है ऐसा? क्या ऐसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन है, कोई 18वीं तरमीम आ गई है या 20वीं तरमीम आ गई है, या कोई ऐसा इशू आ गया है कि जिसकी राह नहीं मिल रही है? सिंगल जज का फैसला है जस्टिस जवाद हसन का, जो 10 फरवरी को दिया था, जिनके सामने पेश हुआ था चीफ सेक्रेटरी भी और IG भी। अजहर साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन तनाजा एक खड़ा हो गया ना। जब तनाजा आ जाए, 3 रुकनी बेंच के तीनों मेंबरान के हवाले से तनाजा आ जाए कि जी ये बगैर सुने जो है वो फैसला लिख देते हैं। आज का आप देखें ना, जस्टिस जमाल मंतुखेल का जो इख्तलाफी नोट है एक तरह का, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे जो है वो बगैर सुने, बल्कि कल जो आया था जस्टिस अमीनुद्दीन का, उन्होंने कहा कि जी जो फैसला आया वो मुझसे पूछे बगैर या मेरी राय के बगैर लिख दिया गया। इससे पहले अतर मिनुल्लाह साहब ने भी कहा। तो एक तनाजा खड़ा हुआ है ना सारे मामले के ऊपर। फिर काजी फायज ईसा साहब का भी केस है। देखिए जी, जस्टिस काजी फायज ईसा का मसाइल कुछ और है उनके, और वो पुराने मसाइल हैं उनके, और वो अपनी जात के महवर से बाहर नहीं निकलते हैं। नवाज शरीफ ने मैं एक खबर पढ़ने लगा हूं, नवाज शरीफ ने मुकदमों से बचने के लिए जजों को आपस में लड़ाया। मैं वो लंबा टाइम वक्त ज्यादा लग जाएगा, वरना मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा कि क्या मसला है। इसमें जजों का तनाजा का इशू नहीं है। यहाँ पर जब वोकला मूवमेंट शुरू हुई थी, मैं उसका हिस्सा हूं। 2 मकसद थे उसके, एक मुशर्रफ को हाउस करना था, एक पसंद के जज लाने थे। नवाज शरीफ हमेशा से चहीता रहा है, वो चाहे असेंबलियां इसकी तहलील नहीं हुई, अब तहलील हुई, बहाल हो गई, ये मुल्क से बाहर गया, 7 सालों बाद अपना आपको पता है रिव्यू अलाउ हो गए। इसके लिए 3 दफा वजीर आजम बनना था, आइन में तरमीम होगी। इसने मुल्क से बाहर जाना था तो जनाब सजा याफ्ता को मुल्क से बाहर भेज दिया गया। जरा समझने की बात है। इसके हुदैबिया का केस था, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में लगा जिसमें जस्टिस काजी फाइज साहब मौजूद थे, उसकी रिपोर्टिंग ही रोक दी कि कवर नहीं करना। तो मियां साहब लाडले ज्यादा हैं या ताकतवर ज्यादा हैं? मियां साहब लाडले भी ज्यादा हैं, असर और रसूख भी ज्यादा रखते हैं, चहीते भी ज्यादा हैं। अभी आप देख लें कुछ हुआ उनका। अब जो आते हैं असल बात की तरफ, मैंने सिंपल सा इशू आप क्या था कि इलेक्शन करवाना है, 90 दिन में होना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला था, लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई आप तारीख गवर्नर से मशवरा करके दे दें। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल कर दी, सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और अब आगे क्या किया, यूनिलैटरली आपने इलेक्शन सारा विड्रॉ कर लिया, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था, और पोल डे भी दे दिया। अब ये वाले मामले आगे जरा समझना है। पहले वाला फैसला जो है जिसपे हम झगड़ा करते फिर रहे हैं, 1 मार्च का,
वो तो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है, शेड्यूल आ गया, किसी ने उस वक्त एतराज नहीं किया। इलेक्शन कानून ने एतराज किया था, कोर्ट के बाहर खड़े होकर एतराज कर रहे हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखिल एतराज कर रहे हैं, जस्टिस जया अफरीदी एतराज कर रहे हैं। सर जी, सब जजेस की नोट आए हुए हैं, अक्सर पढ़ लेना। नहीं, मैं सिंपल सा बता देता हूँ। देखिए, अब ये तो नहीं है, अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अपना 9 मेंबर बेंच बैठा, 9 मेंबर बेंच आपस में बैठ में कोई किसी बात पे इख्तलाफ हुआ या उन्होंने दे दिया, लेकिन उससे पहले क्या देखना है आपने, सीपी जो गुलाम महमूद डोगर वाली आई, जस्टिस एजाजुल हसन बैठे और जस्टिस सईद मुजाहिर अकबर नकवी बैठे, और उन्होंने भी आइन और कानून के मुताबिक कहा कि पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 का जो मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, जिसने बेंच बनाना है, और चीफ जस्टिस ने आगे सुओ मोटो कैसे अगर लेना, अगर कोई जज तजवीज करता, उन्होंने तजवीज किया, उन्होंने कहा कि सुओ मोटो बनता है, और लार्जर बेंच की तरफ मामला भिजवाया, लार्जर बेंच बन गया। तो लार्जर बेंच में 2 मेंबर बेंच ने तो फैसला कर दिया था, अगर उससे कोई इख्तलाफ किया कि ये सुओ मोटो नहीं बनती है, और आप कहें कि बगैर सुने ही हम मुस्तरद कर दें, अभी तो इब्तिदा हुई है। अजहर भाई, सुनना चाहें बात तो आपसे थोड़ा बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल, हसन साहब कोई लुत्फा देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बात समझाइएगा, एक बात का जवाब दीजिएगा। जवाब दे देना, बस 1 मिनट चाहिए मुझे जी। 9 मेंबर बेंच ने कहा, कुछ जजेस ने अपना सेपरेट नोट दिया, और फाइनल फैसला हुआ कि नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, उसने पूरी हियरिंग सुनी। पूरी हियरिंग क्यों सुनी भाई? आप तो खुद नोटिस खारिज कर चुके हैं, आपने क्यों सुनी? इतना ऐसा क्या करते रहे आप? ना यही तो बताना है ना, उन्होंने उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, और ये कि हमको अनोखी अपना अब जुरिस्प्रूडेंस देख रहे हैं कि इंटरम ऑर्डर कोई हो, कोई एक जज एक बेंच फैसला करे, बेंच चेंज होकर दूसरे बेंच के पास चला जाए, और वो कहे कि जनाब का जो फैसला पहले ने 2 ने दिया उसके साथ मैं शामिल हो जाऊं। बेंच जो नॉमिनेट हुआ है, 5 मेंबर बेंच था, उसमें 3-2 का फैसला आया, वो इंप्लीमेंट हो गया और बात खत्म होगी। अब तो कोई डाउट रह ही नहीं। अच्छा, हम आगे चले। मैं थोड़ा हसन अयूब साहब से की तरफ भी चलता हूँ। आगे चलने से पहले ना थोड़ा सा अजहर साहब, अगर हसन अयूब साहब का भी बात सुन ले। हसन साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, अजहर साहब को रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, ताकि मैं क्वेश्चन बल्कि आपसे भी क्वेश्चन यही था जो मैंने जो है वो अजहर सिद्दीक साहब से पूछा कि आखिर फुल बेंच बनाने के रास्ते में रुकावट क्या है। ऑफ दी प्रोग्राम तो बहुत सारी हमने बातें की, कुछ अगर उसका भी तस्करा हो जाए कि मेंटेनेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन आप ऑफ द प्रोग्राम मुझे बता रहे थे कि यही है ना, अभी तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद नहीं है, 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। जब नहीं है तो कौन से ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया है? जो सीपी इन्होंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी हियरिंग चल रही है, वो तो कह रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है उसको उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं की जा रही, और इलेक्शन कमीशन जो है उससे फरार अख्तियार कर गया है। जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो तो मौजूद ही नहीं है। जैसे जमाल खान मंदुखिल ने कहा कि 1 मार्च के जो फैसला का आप जिक्र कर रहे हैं वो किधर है, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है? अच्छा, एक चीज तो ये आ गई। सेकंड, जो इनकी प्रेयर है, इनकी प्रेयर क्या है जी? 184(3) के तहत ये पीटीआई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज नहीं किया। ये 184(3) में आए हैं कि जी ये हमारा है, ये आपका ऑर्डर को इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, आप अपने फैसले पर अमल दरामद करा दें। अब उसके ऊपर जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच एक ऑर्डर दे चुका है कि 184(3) के मुकदमात में आगे आप नहीं बढ़ना। उस पर आज यानी जुडिशियल ऑर्डर को अंडू करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने, जिसकी बैकिंग के ऊपर एक ऑर्डर जरूर मौजूद है 3 मेंबर का, लेकिन वो जो साइटेशन है उसके जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें 5 मेंबर बेंच का जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी का मीडिया हरासमेंट पर्सन वाला ऑर्डर था उसको शामिल किया गया है। तो बजायर मुख्तलिफ जजेस समझ रहे हैं कि अगर वो फुल कोर्ट का हिस्सा बने तो वो जुडिशियल मिसकंडक्ट के मुर्तकब होंगे, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। लिहाजा इसलिए जो जजेस हैं वो गुरेज कर रहे हैं, और बार बार अटॉर्नी जनरल और दूसरी साइड जो है वो कहती है फुल कोर्ट बनाएं। जब कोई शामिल ही नहीं होना चाह रहा बेंच में, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से फुल कोर्ट बना देंगे? यानी कि हसन साहब आप ये कह रहे हैं कि बाकी जजेस समझते हैं कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी कि उसको सुना ही नहीं जा सकता। ये सुना ही नहीं जा सकता। स्पेशली 184(3) के जो मुकदमात, ये वाला मुकदमा, ये कोई भी मुकदमा वो प्रोसीड नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर इन फील्ड है। जब तक उस ऑर्डर को अंडू नहीं किया जाएगा, जब उसके खिलाफ रिव्यू नहीं आएगा या उसको किसी तरीके से खत्म नहीं किया जाएगा, तो फिर हमारे माजी में भी जजेस के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस चले हैं। 2007 की इमरजेंसी के बाद जो जजेस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमात चले और बाद में उन्होंने रिजाइन कर गए और उनको तमाम पक्ष के साथ रिजाइन मतलब रिटायरमेंट पक्ष मिल गए।
अभी भी सूरत हाल ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तफरीक बहुत बढ़ चुकी है और इस तफरीक को ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस के पास मौका था, जो कि वो ख़त्म कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर फुल कोर्ट बुलाकर ये मामला हल हो सकते थे, और तो अगर जजेस तमाम बैठ जाएं तो मसाइल का हल निकल सकता है। ओपन कोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, जुडिशियल साइड के फुल कोर्ट की बात कर रहा हूं। वहां पर यह मुमकिन था और तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं फुल कोर्ट मीटिंग जजेस की एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर नहीं हुई। तो अजहर सिद्दीक साहब, आपसे मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि देखें, जस्टिस जाहिया आफरीदी ने भी कह दिया कि ये ऑर्डर जो एप्लीकेशन है ये मेंटेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंसर्निंग हाई कोर्ट्स में मैटर्स ऑलरेडी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि जो केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हो सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। ले जी अजहर साहब ये नया एक नुक्ता आ गया यहाँ पर कि जी मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि ये लोअर कोर्ट्स के अंदर यानी कि हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो काबिल समाअत है। फिर 184 का भी तस्करा आ रहा है, 184(3) का। तो आपको लगता है कोई मेंटेनेबिलिटी का भी इशू आ गया इसके अंदर? मैं इसका जवाब दे देता हूं। जी 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 अजहर मैं इसका जवाब दे देता हूं जी, आपसे सबसे ज्यादा फैक्ट्स मेरे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सबसे पहले फैसला आया 10 फरवरी को। उसकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से मैंने एक पिटीशन दायर की कि ये तो मान नहीं रहे इलेक्शन कमीशन। सदर को मैंने सेक्शन 57 के तहत कहा कि वो डेट दे। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन लगी, जस्टिस जवाद हसन ने। अच्छा, हाई कोर्ट जी, हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। ओके ओके, मैं बेफिक्र है, मैं सारे मामले को बड़ा क्लियर कर दूंगा। जी सेक्शन 57 के तहत 13 तारीख को जज ने कहा कि उस फैसले पे अमल दरामद कर रहे हैं, आप वापस ले लें। मैंने वापस ले लिया। अगले दिन कंटेम्प्ट फाइल की। 14 फरवरी को कंटेम्प्ट में नोटिस हुआ। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना किया। फिर मैंने दोबारा पिटीशन दायर की 16 तारीख को, जो 20 तारीख को जाकर जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर के पास लगी सेक्शन 57 के तहत। उस दिन नोटिस जारी हुआ और सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन शेड्यूल दे दिया। अब जब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल दे दिया तो बात क्या रह गई? यहां भी से आगे चलते हैं। मामला फिर आया अपना, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की, वो 16 को लगी। 16 से डेट बढ़ गई 23 को। 23 को चक्कर देकर कि जनाब हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम मांग रहे हैं, टाइम मांगे लेके 27 को। भाई वहां तो हाईकोर्ट में तो कुछ हो नहीं रहा था। अल्टीमेटली 1 मार्च को जब फैसला आया तो मैंने फिर वो रिटों में जाकर हालात सारे बताए। वो रिटें भी सारी डिस्पोज होगी, इंट्रा कोर्ट अपील भी सारी। इस वक्त हाई कोर्ट के सामने कोई चीज नहीं है। इंप्लीमेंट हो गया। मैं आगे चलता हूं, मैं आगे लेकर चलता हूं। और जहां तक बात है ना कि ये 9 मेंबर बेंच और ये 5 मेंबर बेंच की, जो PND 2022 है, सुप्रीम कोर्ट 306 है, वो 5 मेंबर बेंच का फैसला है। और हमारा मुरवजा कानून है कि जब बड़ा बेंच फैसला कर दे, छोटा बेंच और जो जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो फैसला किया के हवाले से नहीं है अजहर भाई, वो बेसिकली इन्वोक जो 184(3) को इन्वोक करने के हवाले से है और बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से है। लेकिन 184(3) को प्रोसीड करने से के हवाले से कोई जिक्र नहीं है उस ऑर्डर में। मैंने पढ़ा उसको। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो मास्टर ऑफ द रोस्टर के हवाले से है और आज को नोटिस कैसे लेना है वो है ना, लेना है तो उसको प्रोसीड करने के हवाले से तो नहीं है। वो तो प्रोसीड करने से रोका है, ले या बेंच ले ले। और इसमें बेंच ने लिया था आज को नोटिस, 2 मेंबर बेंच ने आज को नोटिस लिया था इसका। और वो बाकायदा फिर मामले पे आकर फिर चीफ जस्टिस ने उसको आज को नोटिस की शक्ल दी थी। मैं आगे क्लियर कर दूं, जब 5 मेंबर बेंच का फैसला मौजूद है तो जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ने तौहीन अदालत की है, उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। वो ऐसा। और दूसरी, ये पूरी दुनिया में नॉवेलिटी अजीब है, आपने इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए कि जनाब आप कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी, आप पहले ये एक बात पर तो इत्तेफाक हो गया ना कि जजेस ने जुडिशियल मिसकंडक्ट कर दिया। अच्छा, मिसकंडक्ट हुआ है, कहां पर हुआ है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कर दिया या इधर के 3 जजेस ने कर दिया, यानी 5 में से कम 2 या 3 ने मिसकंडक्ट कर दिया। आप इस बात पर अजहर साहब, मिसकंडक्ट का तो आप भी कह रहे हैं, हसन अयूब साहब भी कह रहे हैं, किसी और तनाजुर में कह रहे हैं, आप किसी और तनाजुर में कह रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, 3 जजेस ने जुडिशियल मिसकंडक्ट किया है। एक मिसकंडक्ट के ऊपर भी बात करते हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूं अजहर साहब, हसन साहब एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे। मिसकंडक्ट के ऊपर भी बात होगी और नवाज शरीफ के ऊपर कैसे सेहत खत्म हो जाए, कानून साजी जो हुई है पार्लियामेंट के अंदर, रूल्स जो बने हैं उसके हवाले से ये कहा भी जा रहा है और उसको रद्द भी किया जा रहा है। हकीकत क्या है, अजहर साहब क्या समझते हैं, हसन अयूब का समझते हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अजहर सिद्दीक साहब, अब इस बात के ऊपर तो आप जो है राजी हो गए हैं कि मिसकंडक्ट हुआ, यानी कि फुल बेंच तो बन नहीं सकता टेक्निकली ना? वो देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा,
हम जो जूरिस्प्रूडेंस, हम जब से स्टूडेंट ऑफ लॉ है ना, फुल बेंच कहाँ बनता होता है? फुल बेंच कहाँ बनता है? फुल बेंच बनता है जहाँ कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आए, जहाँ कोई इंटरप्रिटेशन ज्यादा जरूरत हो। कोई मिसाल के तौर पर 5 मेंबर बेंच का एक फैसला आ गया, 4 मेंबर बेंच का एक फैसला आ गया, इसमें कोई एम्बिग्यूटी अगर है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए लार्जर बेंच बनता है। सर है ना, इस वक्त मसला ये है कि यकूम मार्च के फैसले के ऊपर ये इबाम है कि वो मामला 4-3 से था, 3-2 से था, वो था क्या आखिर? उसके ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया है ना। और वो है किधर? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है किधर आज तक? वो बेंच ने 3-2 का फैसला, मैं तारीखी बात आपके साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है आज तक? समझ, आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो आया नहीं है। हसन भाई एक मिनट थोड़ा सा जी अजहर साहब आप गुफ्तगू करें, मैं हसन भाई को मौका देता हूं कि वो आपकी एक एक बात का जवाब दें। मैंने उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, उस जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कह रहे हैं ना, 5 मेंबर बेंच का फैसला जो कह रहे हैं, वो मैंने उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई है, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी मौजूद है, और बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में लगाकर वो मामला डिस्पोज हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं, वो ये सारी चीजें हमारे पास, देखें रिकॉर्ड के ऊपर चीजें कुछ ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं है। जो बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो समझना है इस वक्त, जो कि जजेस की जाती लड़ाई है, जैसे काजी फायद ईसा का मसला ये है कि उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों शुरू किया गया, हालांकि वो रेफरेंस का आज तक जवाब नहीं दे सके। वो जाती लड़ाई को हम इस हद तक ले जाएंगे, एक दूसरी तफसील शुरू हो जाएगी। अजहर साहब, मेरा ख्याल है कि मोअज़्ज़ज़ जजों के हवाले से जब हम इधर बात नहीं करते तो उधर बात कहीं पे बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, हम छोड़ दें चीजों को। जजेस स्पीक थ्रू जजमेंट, यानी हम जो इन बातों में है ना, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं तो बात सिंपल सी एक बात आपके सामने रखी, और किसी बड़े वकील के पास जवाब नहीं था कि जस्टिस जवाद हसन सिंगल जज ने जब फैसला कर दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और इस तरह होने हैं, तो उसमें और क्या इंटरप्रिटेशन करनी है? हमें आगे लेके चलना चाहिए चीजों को। आइन और कानून की हुक्मरानी हमें चाहिए। अगर हम इस तरह नहीं कर सकते तो फिर मामला, तो फिर आप देखें ना अब क्या होगा। हर एक के हाथ में आप मामला जब पकड़ा देंगे तो इस तरह मसले सेटल तो नहीं होते हैं। अजहर साहब, इस वक्त जो तनाजा खड़ा हो गया है, इस 3 रुकनी बेंच को लोग मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं, मैं नाम कोट नहीं कर सकता टीवी के ऊपर, उस तरह के सारे नाम दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा तनाजा खड़ा होगा। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उस तरह का फैसला होगा कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का, जो आज तक नहीं हो सके। तो अब कोर्ट की साख के ऊपर भी तो एक सवाल खड़ा हो गया है ना, खुदा ना खास्ता। देखें, एक बात याद रख लीजिएगा, बल्दियाती इंतखाबात के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन नहीं है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। जो डिविएट करेगा वो आइन तोड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि हालात ऐसे आए थे, उस हालात के अंदर अदालत ने 10-12 दिन दिए कि वहां गवर्नर मान ही नहीं रहा था। आप जरा समझिएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन टोटल प्रेजुडिस है, वो बायस्ड है। और क्या किया, जिस तरह पंजाब का निगरान सेटअप लगाया, ट्रांसफर पोस्टिंग 144 लगाया गया, जलसे जुलूस करने नहीं दिए गए। और इलेक्शन कमीशन का वकील कौन आ रहा है? इरफान कादर। इरफान कादर कौन है? वफाकी हुकूमत का वकील है, वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है। और जिस तरह बैठकर नजर आ रहा है, हमें भी सारा कुछ नजर आ रहा है कि इस वक्त कौन चाह रहा है? इस वक्त वफाकी हुकूमत नहीं चाह रही, पीडीएम इलेक्शन नहीं चाह रही, डर के बैठे हुए हैं। और डरने की क्या बात है? अजहर साहब कंक्लूड करना है मुझे इस पॉइंट को। हसन साहब, आप इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो करें, वरना हम आगे आते हैं। मियां नवाज शरीफ की नाअहली केस को रिव्यू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? क्योंकि बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि नहीं किया जा सकता, लेकिन सदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब परवेज इलाही साहब, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को एनआरओ दे दिया गया है। तो दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। हसन साहब, आप पुरानी बात पे अगर कोई बात करना चाहें, मेंटेनेबिलिटी का जो सवाल था। भाई जो है वो मेरे बड़े अच्छे वकील हैं, लेकिन बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, लेकिन वो 1 मार्च का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, जिसकी वो टेस्टेड कॉपी पता नहीं पेश करते रहे, वो 5 मेंबर बेंच का है। यहाँ पर जो फुट नोट पढ़ लेना, जो डिटेल जजमेंट आ चुकी है, वो आप उसको पढ़ लें। बहरहाल इस बहस पे नहीं चलते। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्या हो चुका है? मियां नवाज शरीफ साहब का जो परवेज इलाही साहब कहते हैं कि जी मियां साहब को एनआरओ दे दिया गया पार्लियामेंट के जरिए जी, और दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि जी नवाज शरीफ का केस दोबारा नहीं सुना जा सकता। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं अजहर साहब से ना पूछ लें, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होती है वो, मेरे ख्याल से इसका उस पर इतलाक उस पर नहीं हो सकता, लेकिन अजहर साहब से पूछ लें। लेकिन मोहसिन दावड़ साहब की भी तो एक तहरीक आई थी ना, वो उन्होंने नस्ला टावर केस का भी तस्करा किया, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर होना चाहिए। अजहर साहब, आपको क्या लगता है, मियां साहब की को रास्ता मिल सकता है क्या? नहीं, मुश्किल अच्छा है। ये सारी महफिल सजाई इसलिए गई है ना, मिसाल के तौर पर देखिए, मैं 2-3 चीजें हम तो सीखते आए हैं कि जिसका दायरा इख्तियार है उसमें अगर आप इंटरफियर करेंगे, मिसाल के तौर पर आर्टिकल 191 बड़ा क्लियर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के बनने हैं। आर्टिकल 70 बड़ा क्लियर है, उसकी एंट्री 55 कि आप बिल जो है
वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नहीं ला सकते। बाकी जगहों पे ले आए अदालतों के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ला नहीं सकते। और यहाँ जो कि मास्टर ऑफ द रोस्टर बेंच कैसे बनना है, और आप अपील प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अपील तो जब आइन में प्रोवाइड नहीं है, अपील जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी राइट आप दे सकते हैं अगर किसी कानून ने दी हुई है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं बिठा सकते। इसमें आइन में तरमीम करनी होगी, बिल्कुल मिल जानी चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन और उसके अलावा जो असल साजिश है वो मोहसिन दावड़ ने की है। उन्होंने कहा है कि जनाब जो नवाज ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर जो है ना अपीलें इनकी, और जो अपील का राइट उसमें दे दिया हुआ है ना, वो एक अलग बात है। वो कानून अभी सदर पाकिस्तान के पास जाना है, 20 से 24 दिन सदर पाकिस्तान के पास रहेगा। बाकी मैंने लिख दिया है, सबको लिख दिया है मैंने सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को, और मैं पे भी ऐलान करता हूं, मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूं कि जिस दिन ये आया और मैं चैलेंज मैं बता दूं, मैं हाई कोर्ट में करूंगा, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं आऊंगा, पहले मैं हाई कोर्ट आऊंगा, फिर और हाई कोर्ट के सामने चूंकि अदलिया की आजादी, जिहाद ट्रस्ट, शरफ अफरीदी, इतने केस पड़े हुए हैं कि आप अदालतों देखिए ना, ये बहाना बनाते हैं कि जनाब जो है ना काबीना के साथ बैठकर वो फैसला, भाई वो आर्टिकल 90 और 91 में लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है। मुस्तफा इम्पैक्ट केस का भी तो हवाला दिया ना बिलावल भुट्टो साहब ने, फैसला आ गया हुआ ना। यहाँ पर फैसला क्या आ गया है, अगर उस फैसले को मानना है मुस्तफा इम्पैक्ट्स को, तो यहाँ फैसला ये आ गया हुआ है पीएनडी 2002 सुप्रीम कोर्ट अपना 306 के मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, रोस्टर उसने बनाना है, अपना आज खुद नोटिस कैसे लेना है, 2 पे जज लेंगे, जजेस लेकर चीफ जस्टिस को भिजवाएंगे या चीफ जस्टिस लेंगे। तो ये जिस तरह मुस्तफा इम्पैक्ट्स में सेटल हो गया हुआ है, इस तरह इसमें भी ये सेटल हो चुका है 5 मेंबर बेंच का। तो ये कोशिश और काविश की है कि किसी तरह से नवाज शरीफ, अपना जहांगीर तरीन या बाकी लोगों को फायदा मिल सके। पर्सन स्पेसिफिक। अजहर साहब एक आखिरी 1 मिनट है, मैं चाहूंगा हसन साहब को। हसन साहब कोई कोशिश की गई है पार्लियामेंट में इस तरह की, मोहसिन दावड़ साहब की जो तहरीक थी वो कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी इस हवाले से? हालांकि वो तो बड़ी मेरिट की बात कर रहे थे कि जी नस्ला टावर का केस है। 62(1)(f) का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो ये मौजूदा चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं कि ये तो सियासी कत्ल है, यानी ये तो डेथ पेनल्टी है एक पॉलिटिशियन के लिए। तो 62(1)(f) की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करके जो ऐसी तशरीह कर गए जिसकी जद में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आ चुके हैं या जहांगीर तरीन साहब आ चुके हैं। ये इस बात से अजहर सदीक साहब भी करेंगे कि कल अगर इमरान खान के ऊपर भी 62(1)(f) किसी केस में वो इन्वोक कर देते हैं तो लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा आदमी कि जिसकी मैसेज में एक रूट्स हैं, एक लोग उसको मानते हैं। नवाज शरीफ भी शायद इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर थे जब जिस टाइम उन्होंने नाहल किया ताहयात। तो ये इस किस्म के काम हमारी अदलिया की जो है ना वो कर चुकी है। लेकिन कोई एनआरओ आप पार्लियामेंट भी कवर करते हैं, आपको लगता है कि कोई एनआरओ मिला है पार्लियामेंट के जरिए मियां साहब को, या ये इत्तेफाक से एक तहरीक आई जिसके ऊपर बेसिकली राइट ऑफ अपील अगेंस्ट एनी सो मोटो अगर दे दिया जाए तो उसमें मेरे से कोई उसका हर्ज नहीं है। ये तो वकला की डिमांड भी थी और ये चीजें अभी देखिए ये तमाम की तमाम चीजें होनी चाहिए थी। और इस बात तो मेरा से अजहर सदीक साहब भी इस पर एग्री करेंगे कि अगर मैं कहता हूं आइन में तरमीम हो, मैं इत्तेफाक करता हूं आपको। हाँ, लेकिन इस जो लेजिस्लेशन की जा रही है, अब क्वेश्चन ये है कि ये कह रहे हैं कि एक्ट को अमेंड नहीं कर सकते, आप 2/3 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें, लेकिन जो अमल किया गया है उसको ये अपोज नहीं करेंगे और ना मुझे अंदाजा है कि काफी वकला नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। यहाँ पे नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मेरे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब। कुछ बात करेंगे कानून साजी की जो पार्लियामेंट में होती रही है, उसके बाद जो आज जो कुछ कोर्ट के अंदर, वो आज नहीं बल्कि पिछले 3-4 दिन से। अहमद बिलाल महबूब साहब, एक बात ये बार बार की जा रही है कि जो रूल्स बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के वो आईनी तरमीम के जरिए होने चाहिए थे, और ये रूल्स जो है वो शायद कोर्ट के अंदर टिक ना सकें जब अगर इसको कोई कोर्ट में ले जाता है या कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन ले लेता है या कोई खुद नोटिस इसके ऊपर हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार क्या है किसी भी चीज के हवाले से रूल्स बनाने के मामले में, किसी सरकारी इदारे के या आईनी इदारे के? देखिए, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 191 है उसमें लॉ और रूल्स दोनों का जिक्र है। यानी 191 के तहत लॉ भी बन सकता है और सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स भी बना सकती है। अब जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे टॉप पे होता है इख्तियार के हिसाब से और दर्जे के हिसाब से, उसके बाद फिर कानून आता है लॉ, और फिर तीसरे दर्जे पे कवायद आते हैं रूल्स। तो रूल्स सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए हैं और आइन के अंदर भी चीजें दर्ज हैं। अब आइन के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसके अंदर तरमीम तो सिर्फ आइनी तरमीम के जरिए से हो सकती है। इस वक्त ये सवाल तो है नहीं, इस वक्त तो ये है कि उसके अंदर जो इख्तियार दिया हुआ है कानून बनाने का
आर्टिकल 191 में, उसके अंदर रूल्स के अंदर तरमीम हो रही है। रूल्स तो जाहिर है लॉ के नीचे दर्जे की चीज है, बिल्कुल तो इसलिए कोई मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रही। और जो ये लॉ बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल में तो पार्लियामेंट को इसका इख्तियार हासिल है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से जिसके ऊपर डिमांड भी हो रही थी। ये सही है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी ये काम कर सकती थी अगर वो फुल कोर्ट के जरिए अपने रूल्स में तरमीम कर लेते, लेकिन वो उन्होंने काफ़ी अरसे से नहीं की है। तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का कोई हक हासिल है कि वो इस बारे में कानून साजी के जरिए उन रूल्स में तरमीम कर दे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर फैसला जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब 2-3 मरतबा कह चुके हैं, फुल कोर्ट की सजा उन्होंने जो है वो नामंजूर कर दी है, रद्द कर दी है, और उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि ये फैसला आने से पहले फैसला आ चुका है। वो कहते हैं कि जी वसाइल के लिए तय करना पड़ेगा। उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को बुलाया है, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया है, और जो इस तरह के ब्यूरोक्रेसी के लोग उनको बुलाया कि जी वसाइल किस तरीके से जनरेट किए जाएंगे। तो सूरत हाल अब इस तरफ जारी है कि फैसले से पहले महसूस हो रहा है कि फैसला आ गया और चीफ जस्टिस साहब की इंटेंशन क्या है। अगर ये फैसला आता है मिसाल के तौर पर कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो जितना जल्दी हो सके, जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फौरी इंतखाबात का रास्ता बनाया जाए, और आइन भी यही कहता है कि 90 रोज के अंदर हो जाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता बचता है, हुकूमत के पास कोई कानून साजी के जरिए रास्ता बचता है, या फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत भी नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये आइन में लिखी हुई बात है ना, इसमें कोई अभाम भी नहीं है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। ये आइन का तकाजा है, और अब तक होते रहे हैं। बहुत ही कम ऐसा हुआ है एक आध मौके पे जब ये 90 रोज से एक्सीड किया गया हो, लेकिन एक बार जब एक्सीड हुआ था तकरीबन 1.5 माह के करीब, वो भी एक इसी तरह की गैर मामूली सूरत हाल थी। बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत हो गई थी, उसके बाद के हालात थे, तो वो हो गया था। तो अब भी ये जो बताया जा रहा है वो गैर मामूली हालात है। एक गैर मामूली बात तो ये है कि ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे नहीं हो रहे, ये बिल्कुल अलग हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे होने जा रहा है। तो उसकी वजह से माली इख्तियाजात भी बढ़ गए हैं, और इंतजामिया के ऊपर बोझ भी ज्यादा पड़ रहा है। तो इसलिए, और हालात भी पाकिस्तान में ऐसे हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल जो हमारा क्राइसिस है, ऐसा तो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। और फिर साथ ही सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, और साथ ही कोई दूसरे इश्यूज भी हैं, अदालती बहरान भी है, और साथ ही ये भी है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्टियों के दरमियान जो पोलराइजेशन है वो भी एक उस लेवल की है जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद 1977 के बाद तो इतनी पोलराइजेशन नहीं हुई। तो ये सारी बातें मिला के अब ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बातों को इन तमाम बातों को देखना चाहता है तो उसे देखना चाहिए, रिव्यू कर लेना चाहिए कि ये जो रीजंस इन लोगों ने दी हैं पोस्टपोनमेंट की, वो किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि वो जो बेंच जिसने इतना बड़ा सवाल, चूंकि ये बहुत अहम सवाल है और इसके ऊपर इतनी इख्तलाफ राय है, तो इसलिए सबकी तकरीबन एक मुतफ़िका सी ख्वाहिश थी कि ये फुल कोर्ट इसके लिए बनाई जाए और वो फैसला करे। तो मेरी चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि ये इसलिए नहीं हो सकता कि मैंने आईनी तौर पे देखना होता है कौन सा जज कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पर मजबूत है, उसके बाद सारे केसेस को हम खत्म करके फुल कोर्ट नहीं बना सकते, बाकी सुप्रीम कोर्ट भी चलाना होता है, रोस्टर बनाना होता है। बहरहाल उनकी अपनी एक दलीलें हैं। लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, आप पार्लियामेंट के पास क्या रास्ता होगा अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाता है? नहीं, पार्लियामेंट के पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक चीज मौजूद है कि आपने माजी में देखा था, जब कोई फैसला आ जाता है तो फैसला तो अपनी जगह एक बहुत अहम चीज होता है और उसके ऊपर अमल होना चाहिए, वो बहुत सैंक्टिटी होती है उसकी, लेकिन वो फैसला ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर अमल हो सके। एनफोर्सेबिलिटी भी एक इशू होता है। हमने देखा था कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि 24 घंटों में यानी नेक्स्ट डे पे लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद का इलेक्शन करवाया जाए। ये हुक्म दिया था उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, वो नहीं हो सका, वो नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि हुक्म जो है वो भी सर आंखों पे है, लेकिन वो हुक्म बाज़-औक़ात एनफोर्सेबल नहीं होता। तो मुझे डर है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात पे डटा रहेगा और वाकई ये मसाइल होंगे तो हुकूमत शायद उसे एनफोर्स ना करे। पार्लियामेंट ने तो कुछ नहीं करना,
लेकिन ये पार्लियामेंट चूंकि आइन के अंदर तरमीम तो करने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ करना है वो करना है, और हुकूमत अगर उसे वो सपोर्ट नहीं देती जिसका उन्होंने पहले जिक्र कर दिया है, तो फिर इलेक्शन कमीशन खुद से तो इलेक्शन करवाने की पोजीशन में कभी भी नहीं होता। अच्छा, इस वक्त एक तनाज़ा खड़ा हो गया है कि जी जो फैसला आया था 1 मार्च का, जिसके अंदर ये तय हुआ था कि जी इलेक्शन की तारीख सदर पाकिस्तान देंगे और गवर्नर साहब के PK के अंदर देंगे, उसके हवाले से भी एक इबाम पाया जाता है। तो क्या किसी मौके पे इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि जी हम तो उस फैसले को कबूल करते हैं कि जो 4-3 से आया, हम उस फैसले को कबूल नहीं करते कि जो 3-2 से आया? यानी कि किसी टेक्निकल बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन के पास कोई स्केप का रास्ता है कि वो ये सवाल उठा दे अचानक कि हम किस फैसले को कबूल करें और फिर उसके ऊपर एक कानूनी बहस शुरू हो जाए? हुकूमत तो इस मामले को पहले उठा रही है। हुकूमत तो ने तो पहले दिन से कह रखा है कि वो 2-3 का फैसला है ही नहीं, ये तो 4-3 का फैसला है। और 4-3 के फैसले को जिस दिन ये फैसला आया था, आपका याद होगा, वजीर कानून ने, अटॉर्नी जनरल ने बाहर प्रेस से गुफ्तगू करते हुए यही बात कह दी थी, और आज भी वो इसी मौकफ के पे कायम है। तो अब अगर वो इस फैसले के मुताबिक वो नहीं देते आपको कोई इख्तियार, इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करते, तो वो ये कह सकते हैं कि ये तो फैसला है ही नहीं, तो उस पर अमल दरामद का क्या सवाल है। अच्छा, एक बहस कह सकती है, इलेक्शन कमीशन कहे ना कहे। एक बहस जो है वो खड़ी हुई थी अतर साहब, अपना बिलाल साहब, वो ये थी कि मामला ये आया था कि पंजाब असम्बली की तहलील जो है वो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा था कि जी वही, उसके ऊपर भी एक सवाल उठता है कि वो तहलील फर्द वाहिद के कहने पे हुई, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? तो ये बहस भी दोबारा हो सकती है, या आप समझते हैं कि वो जो सारा प्रोसीजर था वो खिलाफे आइन नहीं था किसी भी सूरत में? नहीं, देखें, चूंकि वो पूरा फैसला ही अब ये कहा जा रहा है कि जो वो फैसला आ चुका है 4-3 का, उसकी रोशनी में ये जो फैसला था जो 2-3 का था, ये तो अब इसकी कोई हैसियत नहीं रही। वो कम से कम उन जजों के ख्याल में जिन्होंने 4-3 से ये फैसला दिया है, तो अगर एक इंटरप्रिटेशन तस्लीम कर ली जाए तो फैसला ही नहीं रहा, जिसके अंदर ये सवाल उठा था कि आपको असम्बलियों की तहलील पे भी गौर करना चाहिए। और हमें मालूम है कि प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने ये बात तस्लीम कर ली थी, और उन्होंने कहा था कि ये सवाल भी हम उन 3 सवालों के साथ चौथा सवाल ये भी शामिल कर लेते हैं। ज़बानी तौर पे बात कही थी, लेकिन जब तहरीरी फैसला आया तो उसके अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं थी, और इस बात का अतर मिनल्लाह साहब ने जिक्र भी किया, डॉक्यूमेंट किया। आज भी इसी तरह का मामला सामने आया है। जमाल मंदुखेल साहब ने, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने भी इसी तरह की बात की कि जी फैसला ओपन कोर्ट में लिखवाया गया, उसके बाद मुशावरत के बगैर जो फैसला आया। तो ये इस तरह की गैर मामूली सूरत-ए-हाल अहमद बिलाल साहब आपने पहले कभी देखी है कोर्ट्स के अंदर कि इस तरह की तकसीम नजर आ रही हो, बेंच जो है वो बार बार टूट रहा हो? क्योंकि हमारी तो तारीख बड़ी महदूद है, हम तो नौजवान है, आप माशाल्लाह आपका एक तजर्बा है, आपने पहले कभी ऐसी कैसी गैर मामूली सूरत-ए-हाल देखी? मुझे तो ये कभी सूरत हाल नजर नहीं आई। मुझे मालूम है जस्टिस सजाद अली शाह साहब के खिलाफ एक दूसरा बेंच बैठ गया था, उन्होंने सजाद अली शाह साहब को ओहदे से ही बर्खास्त कर दिया था, और वो चीफ जस्टिस नहीं रहे थे। ये तो मेरे सामने हुआ है वाकया, और ये वाकया हालात उस तरफ जाते हुए मुझे बदकिस्मती से नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि बार बार बेंच टूट रहा हो, लेकिन उस वक्त ये बेचैनी नजर आ रही थी, और दो अलग बेंच दो अलग रास्तों में जाते हुए नजर आ रहे थे। ये तो हुआ था, और अब भी उससे मिलती जुलती सूरत हाल है, लेकिन ये उससे आगे बढ़ के है कि हर रोज एक नई चीज पैदा हो रही है। बिल्कुल वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का भी जो फैसला है, वो भी एक नई जहत इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बहुत से ऐसे मामलात हैं जो पहली दफा हो रहे हैं, और चूंकि ये असल कजिया पहली दफा हुआ है कि 2 असम्बलियों का इलेक्शन अलग हो और 3 असम्बलियों का अलग हो, असल कजिया वहां से शुरू हुआ। और उससे पहले फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि साहब, जिसमें उन्होंने एक नई बात कह दी कि जो लोग डिफेक्शन करेंगे उनके वोट ही काउंट नहीं होंगे। तो ये सारी बातें एक तसलसल के साथ अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो रही हैं जो माहौल को खराब कर रही हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। माहौल को ख़राब ज़रूर जो है वो ये तमाम चीज़ें कर रही हैं, लेकिन दुआ यही है कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मंडे यानी कि पीर के दिन एक नया सूरज तुलू होगा, और वो बहुत से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बहुत से मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया को दुरुस्त फैसलों की तौफीक दे। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।